टाइम लिमिट है यानी एक तो बात ठीक है मतलब एक नेक्स्ट डे है एक इस संडे को सबमिट करने की देखो एक इस संडे को सबमिट करनी है एक अगले मंडे क्या लगता है आप डेट्स ठीक तरीके से देखते नहीं मेरी डेट्स खराब मेरी गलती है शायद बाकी गर्मियों में डेट्स खाया ना पता नहीं डेट याद है सर्दियों सर्दियों की बात कर सर्दियों में मैं रमजान के ओके तो खाना ना खाने नहीं ओके मैं वो नहीं देता ये नहीं पहुंच रही है welcome to the lecture students let's start the lecture previous lecture में किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं मैं आपको कोई क्वेश्चन है कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो राइट सब क्लियर है बिल्कुल क्लियर है या कॉन्सेप्ट क्लियर है ये भी क्लियर है तो क्वांटम टाइम कैसे फाइंड करते हैं याद है कल लेक्चर पढ़ा कॉन्टेक्स्ट स्विच है वो कौन कर रहा है कॉन्टेक्स्ट स्विच स्ट्रेचर सर स्ट्रेचर इधर से आ रहा है आप पढ़ने वाले नहीं घूमने वाले ओके सो प्रीवियस लेक्चर के एंड पे मैंने आपको बताया था ठीक है कि अगर आपके पास एक ही प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में वेरियस टास्क है टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 टास्क 1 जो है वो सीपीयू यूज कर रहा है टास्क 2 जो है वो आईओ यूज कर रहा है टास्क 3 जो है वो सीपीयू यूज कर रहा है और टास्क 4 जो है वो आईओ यूज कर रहा है आईओ डिवाइसेस यूज कर रहा है एक ही आपके पास सीपीयू है और आईओ डिवाइसेस हैं आपके पास वेरियस ये प्रोग्राम में एक ही एप्लीकेशन है एक ही एप्लीकेशन में 4 डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं पहला टास्क जो परफॉर्म करना है जब प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ तो सीपीयू आपने यूज करना है विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है स्टफ लाइक दैट उसके बाद आपने कुछ रीडिंग राइटिंग करनी है किसी कंसोल के ऊपर आपने प्रिंटिंग करवानी है रिजल्ट्स प्रिंट करवाने हैं उसके बाद टास्क 3 है चलिए कुछ ना कुछ तो है खंजर ही ले आया तो ठीक है क्या हो गया बंदूक नहीं है तो कोई पास आएगा उसको तो हाँ जी टास्क 3 ये भी सीपीयू है अब मुझे ये बताया कि अगर इसका फाइल नंबर जिसके 5 मिली सेकंड्स लग रहे हैं इसको 3 मिली सेकंड्स लग रहे हैं इसको 4 मिली सेकंड्स लग रहे हैं इसको 2 मिली सेकंड्स लग रहे हैं अब मुझे ये बताएंगे इसका टोटल टाइम कितना लगेगा इस एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन में तो ऐड द क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन वाली कौन सी बात है 5 और 3 8 4 12 12 और 2 14 14 मिली सेकंड्स लगेंगे टोटल इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने में अगर हम इस एप्लीकेशन को 2 डिफरेंट थ्रेड्स में डिवाइड कर रहे हैं हम कहें कि जो पहला टास्क T1 है ये हम एक अलग एक थ्रेड को देते हैं और T2 जो है वो एक अलग थ्रेड को देते हैं इस केस में प्रॉब्लम क्या है 14 मिली सेकंड्स लग रहे हैं इस केस में प्रॉब्लम क्या है जब टास्क T1 एग्जीक्यूट हो रहा होगा सीपीयू यूज कर रहा होगा आईओ डिवाइसेस क्या होंगे फ्री जब टास्क 2 एग्जीक्यूट हो रहा होगा क्योंकि ये मान लो पहले T1 एग्जीक्यूट होना है फिर T2 फिर T4 ओके सीक्वेंस है जब T2 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो सीपीयू क्या होगा फ्री होगा जब टास्क 3 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो सीपीयू यूज हो रहा होगा आईओ डिवाइसेस फ्री होंगे तो इसमें क्या है कि आपके पास अगर टोटल 14 मिली सेकंड्स लगे हैं
तो टोटल 14 मिली सेकेंड में 5 मिली सेकेंड जो है वो सीपीयू फ्री रहा है, ठीक है, और 5 और 4 9 मिली सेकेंड जो है वो आईओ डिवाइसेस फ्री रही है। तो ये आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे। थिंग इज आपके पास सिस्टम में एक ही प्रोसेस है, एक ही एप्लीकेशन है, एक ही जॉब है, उसके आगे 4 सब टास्क हैं, लेकिन वो वन बाय वन परफॉर्म होंगे क्योंकि एक ही प्रोसेस है, ठीक है, एक ही थ्रेड है। तो हम क्या करते हैं, हम इस एप्लीकेशन को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं या 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। या फर्दर अगर हम इस 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें, हम कहें कि ये एक चंक है हमारे पास और ये दूसरा चंक है हमारे पास, तो टास्क 1 और टास्क 2 ये 2 सेपरेट टास्क हैं, टास्क 3 और टास्क 4 ये सेपरेट टास्क है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये इन पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल सपोज आप अज्यूम कर लें कि आपके पास 2 कोर्स हैं, 2 सीपीयूज हैं, पहले भी आपके पास सपोज 2 कोर्स ही थी या 2 सीपीयूज भी थी, या इन केस पहले हम एक सीपीयू की ही बात करते हैं, एक सीपीयू की बात करते हैं। एक सीपीयू के केस में अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं टास्क 1 और टास्क 2, ये अलग से प्रोसेस है, एक थ्रेड है, ये अलग से एक प्रोसेस है, ये थ्रेड है, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब कितना टाइम लगेगा? पहले एक एप्लीकेशन थी, अब 2 एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में T1 और T2 2 थ्रेड्स हैं, टाइम इनका वही ऊपर जो मेंशन किया हुआ है। इस केस में इसका टाइम जो है वही है। तो एक ही सीपीयू है, आईओ डिवाइस में आपके पास कितना टाइम लगेगा कैलकुलेट करके? 7, वो कैसे? इसमें देखें T1 ने पहले सीपीयू यूज करना है 5 मिली सेकेंड्स के लिए, T2 ने बेसिकली 3 मिली सेकेंड्स के लिए आईओ डिवाइसेस यूज करनी है, T1 ने बेसिकली 4 मिली सेकेंड्स के लिए सीपीयू यूज करना है, और T2 ने T3 है और T4 है, T4 ने बेसिकली 2 मिली सेकेंड जो है वो यूज करने हैं आईओ डिवाइसेस के लिए, ओके। तो ये इस तरह से आपका जो है ये जब ये T1 और T2 जब ये T1 चल रहा होगा, ठीक है, उस वक्त T1 और T3 दोनों डिमांड कर रहे होंगे, मुझे ये भी कह रहा होगा कि मुझे सीपीयू चाहिए, ये भी कह रहा होगा मुझे सीपीयू चाहिए, क्योंकि ये दोनों ने इकट्ठे ही चलना है, ठीक है। अब अगर ये पहले एप्लीकेशन स्केड्यूल हो जाती है तो T1 पहले चलेगा, अगर ये पहले स्केड्यूल हो जाती है, स्केड्यूलर अगर इसको स्केड्यूल कर देता है तो ये पहले ये सीपीयू यूज करेगा। सपोज T3 पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, T3 सबसे पहले अगर एग्जीक्यूट होगा तो ये कितने 4 मिली सेकेंड्स के लिए सीपीयू यूज करेगा, ओके। ये नहीं चल सकती ये एप्लीकेशन जो है, ये ऐप 2 है, ये ऐप 1 नहीं चल सकती, क्यों? क्योंकि उसने सीपीयू यूज करना है, तो 4 मिली सेकेंड उसको वेट करना पड़ेगा। तो 4 मिली सेकेंड तक अगर हम गैंट चार्ट बनाएं, T3 चलेगा 0 से 4 तक, 4 मिली सेकेंड के बाद सीपीयू फ्री हो गया, तो T1 जो है वो सीपीयू अब यूज कर सकता है, तो T1 फिर चलना शुरू हो जाएगा, T1 जो है वो 9 तक चलेगा। ये दोनों सीपीयू यूज कर रहे हैं, ये भी सीपीयू यूज हुआ है, ये भी सीपीयू यूज हुआ है। क्या T3 के बाद जब ये T1 सीपीयू यूज कर रहा था, उसके बाद क्या T4 जो है, T3 के बाद T4 ही चलना है ना, T3 के बाद T4 चल सकता है, तो क्या T4 जो है वो T1 का वेट करेगा या T3 के फौरन बाद चलना शुरू हो जाएगा? वो फौरन बाद चलना शुरू होगा, क्यों? क्योंकि वो सीपीयू यूज नहीं कर रहा। T4 जो है, T4 आईओ बाउंड है, ठीक है, वो T4 जो है वो सीपीयू यूज करना है और आईओ डिवाइसेस यूज करनी है, तो T3 के फौरन बाद जो है वो T4 जो है वो चलना शुरू हो जाएगा और उसने 2 मिली सेकंड के लिए आईओ डिवाइसेस यूज करनी है। लेकिन क्योंकि सीपीयू फ्री है तो T1 एक अलग से थ्रेड है, तो T1 जो है वो सीपीयू यूज कर सकता है, ओके। तो 9 तक उसने सीपीयू यूज किया, उसके बाद बात रहेगी T2 की, तो T1 जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद T2 जो है वो मतलब उसने आईओ डिवाइसेस यूज करनी है, तो T2 आईओ डिवाइसेस जो है वो यूज कर देगा फॉर 3 मिली सेकंड। अब मुझे ये बताएं टोटल टाइम कितना लगा?
12। जब ये पहले टास्क हुआ था उसको तो सिर्फ ये चल रहा था, तो 4 मिली सेकेंड इसको लगे। इसमें बेसिकली जब ये 5 के लिए चला है, ये 5 के लिए चला है, उसी दौरान ये 2 के लिए चला है, तो क्योंकि 5 बड़ा है तो यहाँ पे 5 मिली सेकेंड लगेंगे, और ये जो है 3 मिली सेकेंड यहाँ पे लगेंगे। तो इस केस में आंसर आया हमारे पास 12। तो पहले आंसर क्या आ रहा था? 14। पहले आंसर 14 आया था। तो ये है मोटिवेशन कि आप अगर एक एप्लीकेशन को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं तो आप बेसिकली उनको फास्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फास्टली एग्जीक्यूट इस सेंस में कर सकते हैं, इसमें ये है कि जब T1 CPU यूज करता है तो T2 जो है, जब T1 चलेगा फिर T2 चलेगा, फिर T3 चलेगा, फिर T4 चलेगा। थिंग ये कि जब CPU यूज कर रहा था तो IO डिवाइसेस फ्री थी, और जब T2 जो है वो IO यूज कर रहा था तो CPU फ्री था। इस केस में हो क्या रहा है? इस केस में ये हो रहा है कि जब T1 जो है वो CPU यूज कर रहा है, ठीक है, T1 CPU यूज कर रहा है, तो एट द सेम टाइम T4 जो है वो IO डिवाइसेस यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं टू मेक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। तो थ्रेड होता क्या है, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो थ्रेडिंग में 2 की पावर में क्यों होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। जिस तरह 3-4 थ्रेड जितने मर्जी बनाएं, 2 कोर 2 थ्रेड, 4 थ्रेड, उसी के ऊपर अभी बात करते हैं। तो थ्रेड क्या होता है? थ्रेड का मोटिवेशन, मैंने आपको मोटिवेशन बताया। तो असल में ये थ्रेडिंग होती है कि आपकी आईओ लेटेंसी को मिनिमाइज करती है। थ्रेड्स मिनिमाइज आईओ लेटेंसी। थ्रेड जो है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आईओ लेटेंसी को मिनिमाइज करती है। मींस जब एक सीपीयू यूज हो रहा है उसके बाद आईओ यूज करनी है, तो जब हम आईओ यूज करते हैं उस दौरान सीपीयू फ्री है तो कोई और प्रोसेस या कोई और थ्रेड जो है वो सीपीयू यूज कर ले। तो ये बेसिकली आपकी आईओ लेटेंसी को मिनिमाइज करता है। तो इसमें हमने देखा कि पहले अगर एक एप्लीकेशन नॉन थ्रेडेड एप्लीकेशन है तो 14 मिलीसेकंड लेती है, जब एक थ्रेडेड एप्लीकेशन में 12 मिलीसेकंड लेती है। तो ये मैंने एक रफली एक एग्जांपल खुद से सेट की थी, तो इससे आपको एक माइनर सा एज नजर आ रहा है, लेकिन ये माइनर सा एज आप देखने का अगर एक 14 घंटे एक एप्लीकेशन ले रही है और वो 12 घंटे में एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर गेटिंग 2 आवर्स, ठीक है, सेव। तो आप 2 घंटे सेव कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का या इसकी एडवांटेजेस आपको नजर आ रहे होंगे। तो थ्रेड्स बेसिकली होता है, तो थ्रेड इज आल्सो अ प्रोसेस बट इट इज अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज अ लाइट वेट प्रोसेस। मींस थ्रेड जो है वो होता प्रोसेस ही है, लेकिन ये लाइट वेट होता है। ये लाइट वेट क्यों होता है? लाइट वेट का जो वर्ड है वो क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? जब एक प्रोसेस को क्रिएट करते हैं ना तो क्या होता है सर, इसको एज अ गार्निश जी? गार्निश नहीं, थ्रेड क्या है? थ्रेड एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस की डेफिनेशन भूल गए तो याद कर लें। प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी और प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम डिस्क के ऊपर होता है और प्रोसेस कहाँ पे होता है? मेमोरी में। ओके, तो जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है, प्रोग्राम से प्रोसेस क्रिएट होता है, ठीक है, प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, तो एक्चुअल में क्या होता है? क्या होता है बैकएंड के ऊपर? मेमोरी एलोकेट होती है। और क्या होता है? मेमोरी के चार स्ट्रक्चर्स जो है ना, 4 बेसिकली पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, हीप और स्टैक। तो ये 4 सेक्शंस होते हैं जब एक मेमोरी जब क्रिएट होती है। तो कोड सेक्शन में क्या होता है? डिस्क से वो प्रोग्राम जो है वो पूरा का पूरा कॉपी होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिस्क एक प्रोग्राम जो है वो 1 GB का है तो वो जब क्रिएट होगा तो उसको बहुत देर लगेगी। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आप विंडोज के ऊपर एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल करें ऐप डेवलपमेंट के लिए, तो
एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो उसका साइज है 1 GB मिनिमम। तो जब जब उसको क्लिक करेंगे ना एंड्रॉइड स्टूडियो को, वो लोड होने में ऑलमोस्ट 30 सेकंड लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर रैम और डिफरेंट, मतलब जो भी आपके पास। अगर SSD लगाई हुई है तो कम टाइम लगेगा, अगर हार्ड डिस्क है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, रिसोर्सेज, आपका टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 1 GB का जब प्रोसेस लोड होता है तो कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं मतलब उसको हम कह सकते हैं हार्डवेयर, ठीक है। तो वो जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो प्रोसेस क्रिएशन इज नॉट अ लाइट वेट प्रोसेस इटसेल्फ, ठीक है। मतलब जब एक प्रोसेस क्रिएट होना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। जब एक थ्रेड क्रिएट होगा तो प्रोसेस से कम टाइम लगेगा, इस वजह से इसको कहते हैं लाइट वेट। वो कम टाइम क्यों लगेगा उसके ऊपर जो हम अभी डिस्कशन करते हैं। जब एक थ्रेड क्रिएट होता है तो फिर मेमोरी में क्या होता है, अभी जब हमने प्रोसेस क्रिएट कर लिया जब हमने, तो तब मेमोरी में क्या होता है वो हमने देख लिया कि भाई 4 सेक्शन बनेंगे, डिस्क से पूरा का पूरा प्रोग्राम उठ के मेमोरी में कॉपी होना है तो उसमें टाइम लगेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट हार्ड जो है ना लाइट वेट। प्रोसेस इज नॉट अ लाइट वेट, लेकिन थ्रेड लाइट वेट होता है। लेकिन थ्रेड होता प्रोसेस ही है, लेकिन लाइट वेट प्रोसेस होता है। तो लाइट वेट क्यों होता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। आपको पता है कि जब हमने फॉग सिस्टम कॉल से एक प्रोसेस क्रिएट किया था, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू क्रिएट अ प्रोसेस यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। कि आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करते हुए एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं। अभी हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम को ही यूज करते हुए थ्रेड क्रिएट करना है, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग द सेम एग्जांपल। कि जब आप फॉग कॉल करते हैं तो क्या होता है, बैकएंड के ऊपर एक चाइल्ड क्रिएट होता है। पेरेंट प्रोसेस है मेमोरी में ऑलरेडी, ठीक है, मेमोरी में इस जगह पे पेरेंट प्रोसेस है, उसने एक चाइल्ड क्रिएट किया है। तो मेमोरी में क्या होगा, सेम इसकी कॉपी जो है वो मेमोरी में क्रिएट होगी, ठीक है। तो चाइल्ड, तो मेमोरी टू मेमोरी कॉपी होगी। जो कोड इसका सेक्शन जो भी बेसिकली इसकी कंटेंट्स की स्टेट है वो सारे के सारे स्टेट्स जो है यहाँ पे एज इट इज कॉपी होंगे। तो मेमोरी टू मेमोरी कॉपी होती है, हर बाइट यहाँ से मेमोरी टू मेमोरी कॉपी होती है। तो इस वजह से मेमोरी टू मेमोरी कॉपी भी एक ऐसा जो है वो ऑपरेशन है जो कि टाइम टेकिंग है, मेमोरी टू मेमोरी कॉपी। और इतना ज़्यादा टाइम, अगर 1 GB का प्रोसेस है तो 1 GB मेमोरी टू मेमोरी कॉपी होना है। तो दैट इज व्हाई प्रोसेस इज नॉट लाइट वेट, ओके। ये है वो सिनेरियो जब प्रोसेस क्रिएट हुआ। जब एक थ्रेड क्रिएट होगा फिर क्या होगा, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। ये इट इज अ बेसिक यूनिट टू यूटिलाइज CPU। इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन है, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस एंड इट इज अ बेसिक यूनिट टू यूटिलाइज CPU, ओके। तो जब एक थ्रेड क्रिएट होता है तब मेमोरी में क्या होता है, प्रोसेस के केस में कॉपी होती है, एग्जैक्ट वीडियो कॉपी होती है। चाइल्ड का सब कुछ अपना होता है, चाइल्ड का कोड सेक्शन, चाइल्ड का डेटा सेक्शन, चाइल्ड का स्टैक, चाइल्ड का हीप, सब कुछ अपना होता है। लेकिन कॉपी उसकी होती है, लेकिन होता अपना, उसके अपने एक डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। जब एक थ्रेड क्रिएट होता है अलग से कोई कॉपी नहीं बनती। जब एक प्रोसेस थ्रेड क्रिएट करता है, कैसे क्रिएट करता है वो भी हम देखते हैं। जैसे हमने फॉग देखा था, इस तरह से हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई लाइब्रेरी यूज करते हुए हमने थ्रेड भी क्रिएट करते हैं। लेकिन जब अब थ्रेड क्रिएट होता है तो मेमोरी में चेंजेस क्या आती हैं, मेमोरी में कोई सेपरेट कॉपी नहीं बनती। थ्रेड जो है वो पेरेंट की ही एड्रेस स्पेस को यूज करता है। एड्रेस स्पेस क्या होती है, वो रीजन मेमोरी में जहाँ पे प्रोसेस जो है वो मेमोरी में एलोकेटेड है, तो उस रीजन को प्रोसेस एड्रेस स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो जब थ्रेड क्रिएट होता है तो इसी की ही एड्रेस स्पेस जो है वो शेयर कर रहा होता है, ठीक है, इसी की ही एड्रेस स्पेस शेयर कर रहा होता है। लेकिन इसको हमने ऐसे ही ट्रीट करना है कि ये एक अलग प्रोसेस है। तो अगर हमने सिर्फ मेमोरी में चेंजेस जो हैं वो उस तरह से नहीं आए जिस तरह से प्रोसेस क्रिएशन में आई है, लेकिन थ्रेड के केस में मेमोरी में उस तरह से चेंजेस नहीं हुई जिस तरह से प्रोसेस क्रिएशन में होती हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वैसे उसको एलोकेट होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो प्रोसेस जो है वो चाइल्ड के साथ शेयर कर रहा होगा, जो चाइल्ड थ्रेड के साथ, और वो कौन सी चीज़ें होंगी जो अपनी यूनिक होंगी। तो आपके ख्याल में
अगर एक प्रोसेस है, उसने एक थ्रेड क्रिएट किया है, एक अलग से प्रोसेस क्रिएट किया है, लेकिन उसने मेमोरी यही यूज की है, इसी की मेमोरी, तो कौन कौन सी चीजें उसने अलग से चलना है, उसने अलग से चलना है, तो अलग से चलने के लिए उनको कौन कौन सी चीजें उनकी यूनिक होनी चाहिए आपके क्या? मेमोरी तो सेम रहेगी, जब उन्होंने लॉजिकल प्रोसेसर से आपस में बदले। हाँ जी, तो अलग अलग, जब ये अलग अलग प्रोसेस हैं तो इनकी कौन कौन सी चीजें जो है वो डिफरेंट होती हैं, मतलब चलने के लिए डिफरेंट इनको चाहिए होती है। सारा कुछ में क्या आता है? डेटा कोड सेल में लगा दूंगा, ठीक है, लाइक नए कोड सेल से वो डेटा सेल से अलग होगा, डीप अलग होगा। चलने के, अब मैं चलने से आपको मुराद बताता हूँ। चलने का क्या मतलब, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, जब उसको सीपीयू एलोकेट करते हैं तो क्या होता है, तो क्या क्या चीजें मिलती हैं? सीपीयू एलोकेशन का मतलब यह है कि उसको हम सीपीयू के सारे रजिस्टर्स उसको एलोकेट कर देते हैं, ऐसे ही है। तो जब इस प्रोसेस ने चलना है तो इनके रजिस्टर्स अपने होने चाहिए या शेयर कर सकते हैं रजिस्टर? इसका अपना आईडी होगा, प्रोसेस आईडी, इसका अपना आईडी होगा, ठीक है। तो एक तो चीज ये होगी कि उनका अपना अपना प्रोसेस आईडी होगा, ठीक है। वो कुछ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा प्रोसेस, ठीक है, और पेरेंट प्रोसेस और जो थ्रेड प्रोसेस होगा वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, मतलब वो डिफरेंट कोड सेगमेंट चला रहा होगा, वो डिफरेंट कोड सेगमेंट चला रहा होगा। दोनों का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि उसने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, पेरेंट प्रोसेस ने जो थ्रेड प्रोसेस है अपने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है, तो उनका जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर डिफरेंट होगा तो वो डिफरेंट पेरेंट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो उसके अपने रजिस्टर्स होने चाहिए कि वो शेयर कर सकते हैं रजिस्टर्स चाइल्ड के साथ, थ्रेड के साथ। अगर शेयर कर सकता है, अगर उसको आपस में कोई डाटा चेंज करने की जरूरत पड़े। डेटा चेंजिंग जो है वो भी उसके ऊपर आता है कि डेटा किस तरह से एक्सचेंज होगा। अभी बात हो रही है चलने के लिए, चलने के लिए नहीं शेयर आज हम लोग अलग उनका कोड है, एक ही एप्लीकेशन है, पहले एक ही एप्लीकेशन थी, जब वो चली तो उसने एक चाइल्ड एक थ्रेड क्रिएट कर दिया। उसने थ्रेड को कहा कि मैं तो T1 थ्रेड टास्क एग्जीक्यूट करता हूँ, आप T2 एग्जीक्यूट करो, आप यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। तो पेरेंट जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है, चाइल्ड थ्रेड जो है यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है। इसका आईपी जो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये इस इंस्ट्रक्शन आईपी एड्रेस में होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। इसकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ये वाली है, यहाँ पे इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे, तो इनका इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर डिफरेंट होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो कहा कि ऐड की इंस्ट्रक्शन है, उसने R1 को यूज करना है, R2 को यूज करना है, सो ऑन, ठीक है। तो इसके जो रजिस्टर यहाँ पे हैं, इसने ऐड की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, वो R3 को यूज कर रहा है या R1 को यूज कर रहा है। तो जब R1 को ये चेंज करेगा, R2 को ये चेंज करेगा, तो इसके ऊपर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि रजिस्टर तो सेम ही है ना, एक ही हार्डवेयर के अंदर एक ही रजिस्टर है। तो इसका मतलब ये है कि पीसीबी में जब हमने स्टेट सेव करनी है तो इस थ्रेड के लिए रजिस्टर्स की स्टेट अलग से सेव होगी, और इस पेरेंट प्रोसेस के लिए जो रजिस्टर की स्टेट है वो अलग से सेव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चाइल्ड और पेरेंट जो है अगर सेम एड्रेस स्पेस में है तो कुछ चीजें वो शेयर कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजें उनकी अपनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आप स्टैक के बारे में आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि स्टैक वो शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, स्टैक उसका अपना होगा थ्रेड का या नहीं होगा, इसका आंसर बताएं। शेयर कर सकते हैं स्टैक? नहीं, स्टैक शेयर कर सकते हैं कि नहीं, पहले इसका आंसर बताएं, यस और नो। कर सकते हैं। स्टैक अगर नहीं कर सकते शेयर तो फिर उसका आंसर बताएं क्यों नहीं कर सकते। इसका आंसर आपको तब पता चलेगा जब आपको पता होगा कि स्टैक के ऊपर सेव होता क्या है और कब होता है। पहले आप ये बताएं कि स्टैक के ऊपर क्या सेव होता है। स्टैक है आपके पास, स्टैक सेक्शन बनाया ना, क्यों बनाया? क्या कौन सा एड्रेस? सर फॉर एग्जांपल दोनों अलग-अलग फंक्शन एग्जीक्यूट एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैक के ऊपर सेव क्या होता है। स्टैक के ऊपर तीन चीजें सेव होती हैं। पहली चीज फंक्शन रिटर्न एड्रेस,
दूसरी चीज क्या है? फंक्शन पैरामीटर्स। तीसरी चीज क्या है? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स का मतलब जब फंक्शन कॉल होना है उसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो भी स्टैक के ऊपर पुश पॉप होंगे। ये तीन चीजें जो स्टैक के ऊपर स्टोर होती हैं। अब मुझे ये बताया कि ये अलग से चल रहा है, ये इधर अलग से चल रहा है, ठीक है। अगर ये एक सेम स्टैक यूज करते हैं, ठीक है, सेम स्टैक फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि सेम स्टैक यूज स्टैक शेयर होता है। जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो ये कहेगा कि मैंने यहाँ पे रिटर्न करना है, इसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल AB, ठीक है, तो ये AB इसके ऊपर पुश कर देगा। अगर ये शेयर कर रहे हैं तो ये कहता है कि मैं भी जो है ना वो स्टैक ये यूज कर रहा हूँ, तो मैंने भी फंक्शन कॉल करनी है, उसका एड्रेस है CD, तो CD यहाँ पे पुश कर देगा। इसका एड्रेस, ये इसका फंक्शन खत्म हो गया, इसने पॉप किया, जब इसने पॉप किया तो क्या मिला? CD, वो इधर मूव कर गया। पेरेंट प्रोसेस ने मूव करना था AB के ऊपर फंक्शन कॉलिंग के बाद, वो मूव कर गया CD के ऊपर। तो दैट मींस के स्टैक जो है वो शुडंट बी शेयरेबल बिटवीन थ्रेड्स। हर थ्रेड का अपना स्टैक होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है कि कुछ चीजें शेयरेबल होंगी, कुछ चीजें नॉन शेयरेबल होंगी। अब मुझे बताएं कोड सेक्शन शेयरेबल होगा कि नहीं होगा? वो शेयरेबल होगा, वो शेयरेबल होगा। हो सकता है नहीं, किस केस में नहीं, किस केस में हो सकता है? आपने कहा हो सकता है, तो नहीं किस, कौन सा ऐसा केस है जिसमें नहीं हो सकता? सर कोड तो सबका दोनों का सेम होगा ना, क्योंकि एक प्रोग्राम है। आप ये बताएं कि कोड बाइनरी चेंज होती है जब आप कोड को कंपाइल कर लेते हैं, जब उसको रन होना शुरू हो जाता है, वो रन टाइम भी चेंज होता है कोड इटसेल्फ। ओके, ना तो पेरेंट ने कोड चेंज करना है ना चाइल्ड ने कोड चेंज करना है, तो कोड दोनों का सेम होगा। वो अलग बात है कि वो अपना हिस्सा एग्जीक्यूट कर रहा है, वो अपना हिस्सा एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन कोड दोनों का होगा सेम। तो कोड शेयरेबल हो सकता है, क्यों? कोड होता ही रीड ओनली है, तो कोड अगर रीड ओनली है तो कोड सेक्शन शेयरेबल होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि शेयरेबल होंगी और जो बहुत सारी चीजें जो है वो शेयरेबल नहीं होंगी, ठीक है। अगर पेरेंट प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस को कोई रजिस्टर से वैल्यू चाहिए तो किस तरह रखेगा? शेयर। सो ये है जनाब सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। एक प्रोसेस जो होता है उसको हम सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक थ्रेड होता है, ठीक है। एक थ्रेड का मतलब है कि उसने इस तरह से एग्जीक्यूट होना है, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में। यहाँ पे अगर उसके पास 4 टास्क हैं तो इस तरह से पड़े हुए हैं T2, T3, T4, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपकी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंशियल होती है ना, सीरियल इस तरह से एग्जीक्यूशन होती है। तो आपका सिंगल थ्रेड इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? उसमें कोड सेक्शन होता है, उसमें डेटा सेक्शन होता है, ठीक है, उसमें स्टैक होता है, हीप होता है, ठीक है। फाइल्स जो उसने ओपन की होती हैं वो सारी की सारी चीजें, ये जो चीज बता रहा है ना ये आपको बता रहा है, ये मेमोरी के पर्सपेक्टिव से नहीं आपको मतलब व्यू बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने पीसीबी में कौन कौन सी चीजें जो है वो स्टोर करनी है, वो भी चीजें साथ साथ बता रहा है। तो पीसीबी में आपकी वो सारी की सारी कितनी फाइल्स ओपन की हैं, उन फाइल के फाइल डिस्क्रिप्टर्स भी होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वो भी स्टोर होती है। रजिस्टर्स की स्टेट उस टाइम पे क्या थी, क्योंकि जब एक थ्रेड को सेव करना है तो रजिस्टर्स वो जो यूज कर रहा था उनके कंटेंट्स क्या है वो भी सेव करने की जरूरत है, क्योंकि जब दोबारा वो वहां से अपनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो फिर उसके रजिस्टर्स की स्टेट वही होनी चाहिए जहां से वो कभी पहले स्टॉप हुआ था। इस वजह से रजिस्टर्स भी सेव करने की जरूरत है, सो ऑन सो फॉर्थ। तो सिंगल थ्रेड जो है वो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें यूज कर रहा होता है। ये हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, ये मेमोरी के पर्सपेक्टिव से है। मेमोरी में कोड सेक्शन होता है, डेटा सेक्शन होता है और स्टैक होता है, इसके बाद हीप भी होता है, ठीक है। हीप शेयरेबल होगी कि नहीं? इतना कुछ आपने एक थ्रेड में डाल दी और पहले आप कहते हैं ये लाइटवेट प्रोसेस है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। एक प्रोसेस को, प्रोसेस की डेफिनेशन के ऊपर दोबारा जाएं। प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है? A program in execution is called a process. अब एग्जीक्यूशन
प्रोसेस के अंदर तैयार करता है। अब प्रोसेस एग्जीक्यूशन, जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती है तो उसको कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं हार्डवेयर से चलने के लिए? हाँ, मेमोरी, सीपीयू, मेमोरी और सीपीयू। सीपीयू में जब रजिस्टर किस में है, सीपीयू के अंदर पढ़ेंगे तो सीपीयू आ गया तो इसका मतलब रजिस्टर भी आ गया। तो मेमोरी में उसके 4 सेक्शंस हैं। एक है कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, ठीक है, हीप और स्टैक। ये उसकी 4 सेक्शन है मेमोरी में, ठीक है। तो मेमोरी में उसको ये 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी चलने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। सीपीयू भी चाहिए, तो सीपीयू में चलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सीपीयू में उसको एएलयू चाहिए, कंट्रोल यूनिट चाहिए, रजिस्टर्स चाहिए चलने के लिए। इसमें आईओ डिवाइसेस भी होंगे। अगर एक प्रोग्राम आईओ डिवाइसेस यूज ही नहीं करना चाहता तो चल तो सकता है ना वो। मैं बेसिक चीजें हैं, नेसेसरी चीजें हैं वो बता रहा हूँ आपको। ये वो 2 चीजें हैं जिसको नेसेसरी चाहिए। अगर इन्होंने आईओ डिवाइसेस की बात की तो हम आईओ डिवाइसेस की बात करें, उसने किसी हार्ड डिस्क से उसने रीड करना है, तो हार्ड डिस्क से रीडिंग का मतलब है उसने कोई फाइल रीड करनी है या राइट करनी है, ठीक है। तो उसको हम कह रहे हैं फाइल्स, उसने फाइल्स को रीड राइट करना है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं ना जो चलने के लिए उसको चाहिए। उसको मेमोरी चाहिए, मेमोरी में ये 4 पार्ट्स हैं। सीपीयू चाहिए, सीपीयू में ये 3 पार्ट्स हैं। उसको आईओ डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, उसके अंदर वो फाइल्स हैं, फाइल्स के साथ हम मैनिपुलेट करेंगे। उसको फाइल्स चाहिए आईओ डिवाइसेस के साथ डील करने के लिए। तो ये चीजें चाहिए इसको चलने के लिए। इसका मतलब है एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो एक सिंगल थ्रेड को चलने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। कोड सेक्शन है, डेटा सेक्शन है, फाइल्स हैं, रजिस्टर्स हैं, स्टैक है, ओके। समझ आ गया इस चीज? तो ये प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। दिस इज सिंगल प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये एक सिंगल प्रोग्राम। अब होता ये है कि ये जो प्रोग्राम जब चलता है तो इसी एड्रेस स्पेस में इसी एक और थ्रेड क्रिएट कर देता है, ठीक है। एक और थ्रेड का मतलब ये है कि एक और आपके पास यूनिट है, लॉजिकल यूनिट है जो कि अलग से सीपीयू यूज कर सकता है। एक थ्रेड है, अगर आपके पास 2 सीपीयू है, CPU01, CPU1 और CPU2, डुअल कोर है आपके पास, तो आपके पास हार्डवेयर में 2 कॉपीज है ना सीपीयूज की। सिंगल थ्रेड कभी भी डुअल कोर को यूज नहीं कर सकता। वो इस सीपीयू को यूज करेगा या इस सीपीयू को यूज करेगा, दोनों को सेम टाइम पे कभी यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है फिर? अगर आपका सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि वो सिर्फ एक सीपीयू को यूज करेगा। अगर आपके पूरे के पूरे सिस्टम में एक ही प्रोसेस है और सीपीयू आपके पास 2 हैं तो वो कभी भी 2 सीपीयूज को यूज नहीं कर सकता। वो सेम एक टाइम पे एक ही यूज करेगा, चाहे वो इसको यूज कर ले चाहे वो इसको यूज कर ले, ये उसकी मर्जी है, या ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर उसको मैप करेगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन का। आप अज्यूम करें कि आपके सिस्टम में सिर्फ एक एप्लीकेशन है और वो सिंगल थ्रेडेड है, तो ये इस तरह से वो चलना शुरू हो जाएगा और एक सीपीयू को यूज करेगा। उसका डिसएडवांटेज है कि आपके रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। सर किसी भी प्रोग्राम में यूजर बताता है कि सीपीयू है कितने थ्रेड बनाने हैं आपने? हम अभी बनाते हैं, यूजर भी बताता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताता है, तो दोनों को हम डिस्कस करें। तो ये है सिंगल सीपीयू थ्रेड। उसमें कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बता दी। जब एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बनेगी, एप्लीकेशन चलना स्टार्ट हुई, उसने चलते चलते एक और थ्रेड क्रिएट कर दिया, एक और प्रोसेस क्रिएट कर दिया। वो प्रोसेस को हम थ्रेड कहेंगे, प्रोसेस नहीं कहेंगे जो उसने नया प्रोसेस क्रिएट किया। उसकी रीजन ये है कि अगर वो एक और प्रोसेस क्रिएट करता है तो इसकी एग्जैक्ट डिटो कॉपी इस मेमोरी में और बनती है, तो वो एक प्रोसेस होगा। लेकिन जब एक थ्रेड क्रिएट होगा तो इन चारों सेक्शंस की कॉपीज नहीं क्रिएट होंगी। कुछ सेक्शंस की कॉपीज क्रिएट होंगी, कुछ की नहीं क्रिएट होंगी, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो शेयरेबल होंगी? कोड सेक्शन की कॉपी क्रिएट नहीं होगी। कोड सेक्शन दोनों शेयर कर रहे होंगे, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो भी अपने ग्लोबल वेरिएबल स्टोर कर सकता है। वो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ही ये है कि दे आर एक्चुअली ओनली हैव वन कॉपी, और उसमें ये अगर रीड करेगा ये राइट कर सकता है, और ये राइट कर सकेगा तो ये रीड कर सकता है, और ये चेंज करेगा तो इसको चेंज वैल्यू नजर आएगी, और ये चेंज करेगा तो इसको चेंज वैल्यू नजर आएगी। दिस इज एक्चुअली यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन पर्पस, ग्लोबल वेरिएबल्स। तो इस तरह से ये सेक्शन जो है ऐसे क्यों है कि एक चीज हो रहा है तो दूसरे को उसकी चेंज कर दी?
वो भी देखते हैं उसकी क्यों जरूरत पड़ती है। डेटा शेयरिंग के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, वो भी हम दोनों के टास्क लेते हाँ वो अभी उसी के ऊपर मैं ये क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा, इसके बाद उसी के ऊपर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्रेड होता क्या है। ठीक है, तो थ्रेड जब क्रिएट क्यों करते हैं, वो कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके ऊपर भी आता है। तो थ्रेड में ये दो सेक्शन जो हैं वो सेम होंगे, दोनों सेम सेक्शन यूज कर रहे हैं, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन। फाइल्स भी शेयरेबल होंगे। ठीक है, तो फाइल्स जो उसने क्रिएट की हैं, जो उसने ओपन की हैं, उनको यूज कर सकता है, फाइल भी शेयरेबल। कौन कौन सी चीजें अपनी होंगी, रजिस्टर्स अपना यूनिक होगा। इसका मतलब ये है कि जब एक थ्रेड एक सीपीयू को यूज कर रहा होगा तो दूसरा थ्रेड सीपीयू को सेम सीपीयू को यूज नहीं कर सकता एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने अपना अपना सीपीयू यूज करना है, तो उनके पास अपने रजिस्टर्स की अलग अलग कॉपीज होगी। ठीक है, तो स्टैक अपना अपना होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने अपना फंक्शन कॉल करना है तो उसने पुश करना है, जब उसने अपना फंक्शन कॉल करना है तो उसने भी पुश करना है, और जब पॉप करेंगे तो उसको अकॉर्डिंगली अपना अपना रिटर्न एड्रेस मिलना चाहिए, ना कि किसी और का। तो इस वजह से स्टैक उनका अपना अपना होगा। तो जब एक थ्रेड क्रिएट होता है तो कुछ चीजें हो रही होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती, पार्शियली क्रिएटेड होती हैं चीजें। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइटवेट प्रोसेस। इसमें क्या प्रोसेस और प्रोसेस क्रिएशन में क्या होगा, ये पांचों चीजें जो है वो नई क्रिएट होंगी। इसमें पांचों की पांचों चीजें नई क्रिएट नहीं हो रही, सिर्फ दो चीजें नई क्रिएट हो रही। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइटवेट प्रोसेस। और ये जो थ्रेड्स होते हैं वो प्रोसेस की एड्रेस स्पेस को शेयर कर रहे होते हैं। जो प्रोसेस होते हैं वो अपनी अपनी उनकी एड्रेस स्पेस होती है। दिस इज द मेन डिफरेंस, उनकी अपनी मेमोरी होती है, थ्रेड्स की अपनी मेमोरी नहीं होती। थ्रेड अपने पेरेंट प्रोसेस की ही मेमोरी को शेयर करते हैं, कि उसी की मेमोरी के अंदर ही थ्रेड क्रिएट होता है, उसी के अंदर ही इसको स्टैक अपना मिलता है। ठीक है, जहाँ पे वो रीड राइट कर सकता है अपने फंक्शन की वैल्यूज को, रिटर्न एड्रेस को सेव कर सकता है। तो आपको पता चल गया थ्रेड क्या होता है। अब थ्रेड का फायदा क्या है, मोटिवेशंस क्या है थ्रेड्स के। आपको पता है जब आप एक एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, ठीक है, आप उसमें टाइप कर रहे होते हैं, जब टाइप कर रहे होते हैं साथ में वो जैसे ही आप टाइप कर रहे होते हैं आपको साथ में नीचे लाइन आ जाती है, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक है नीचे लाइन आ जाती है। यस सर। तो आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ में आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो असल में ये एक जो एमएस ऑफिस है ये एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है। एक थ्रेड जो है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आप उसमें राइट करें तो वो डिस्प्ले करता जाए आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर नजर आता जाए आपको। ठीक है, वो गेट करता है कीबोर्ड से वैल्यू गेट करता है और डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। एक थ्रेड ये करता है कि वो जैसे ही स्पेस आती है वो प्रीवियस स्पेस तक जितने नंबर्स होते हैं, जितने कैरेक्टर्स होते हैं, उनको पिक करता है और उसको डिक्शनरी में चेक करता है। तो उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो डिक्शनरी में चेक करता जाए, और अगर कोई वर्ड जो है डिक्शनरी किसी भी वर्ड के साथ मैच नहीं किया तो वो कहेगा कि ये उसके सीधे नीचे लाइन लगा देगा। ठीक है, और एक काम वो सिंपल ये भी करता है कि आपको सजेस्ट भी करता है कि अच्छा आप ये लिखना चाह रहे हैं, ये लिखना चाह रहे हैं, ये लिखना चाह रहे हैं, तो सजेस्टेड वर्ड भी आपको दिखाता है। तो बेसिकली जो एमएस वर्ड है वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है। तो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन अगर नहीं ना होगी तो फिर ये होगा कि जब आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट राइट कर लेंगे, ठीक है, या आप कहेंगे कि जब मैं डॉट लगाऊं उसके बाद मुझे वो जो वर्ड्स जो हैं वो जो रॉन्ग लिखी हुए हैं, आपने करेक्टली नहीं लिखे होंगे, जिनके स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक्स हैं उसमें, तो वो फिर उनके नीचे लाइन लगा दें। तो जैसे आप पूरा का पूरा पैसेज ये लाइन लिखे डॉट लगाया तो यहाँ पे भी लाइन नजर आना शुरू होगी, लाइन यहाँ पे भी लाइन नजर आना शुरू होगी। तो पहले वाले केस में मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के केस में जैसे ही आपने टास्क लिखा, टास्क सारा दोबारा ऐसे लगा दिया, फिर जैसे स्पेस प्रेस किया तो उसने नीचे लाइन लगा दी। तो ये साथ साथ प्रोसेसिंग हो गई है। तो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन जो है ये रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ये मल्टी थ्रेडेड सर्वर आर्किटेक्चर है। अजान आ रही है उसके बाद तो इसका इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से मतलब
अगर आपने किसी टीचर को जज करना हो ना कि वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, तो आप किस तरह से जज करते हैं? ओपन क्वेश्चन है, कुछ भी आप कह देंगे माइंड नहीं करते। ओ भाई बताएं। अगर टीचर को ओके, अगर उसको मिस्टेक लग रही है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं बात नहीं करेंगे। सर कैमरा क्लोज कर लें। नहीं है, ठीक है। और मेरे ऐसे टीचर्स मैं जानता हूँ, मैं देखे, हम उनसे पढ़े भी हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं आता था और दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने आईफोन को पढ़ाना स्टार्ट किया था जब मैंने आईसीएस किया था, तो मैंने एक हफ्ते ही किया। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। जब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, एक टीचर है, मतलब बाहर से एक बंदा पकड़ के लेके आऊँगा, उसको मैं कहूँगा आपने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया होगा लेक्चर देने, वो कहेगा यार ये क्या बात कर रहा है। लेकिन वो अगर कोई आएगा ना तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट होगा, उसको कुछ भी नहीं पता, वो कुछ ना कुछ आपको बता के चला जाएगा, कहानी करा के चला जाएगा। तो ये जो आपने बात की है ना, ठीक है, ये है मतलब हाइपोथेटिकल या विजुअलाइजेशन करके आप बताएंगे ना। आपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं करना, आपने दिमाग से चीज लेके आनी है। दिमागी तौर पे जो आपका आंसर रहेगा ना, जो आपका माइंड आंसर करेगा, वो आंसर क्या होगा, किस बेस पे होगा, माइंड का आंसर किस बेस पे होगा कि ये चीज सही है या नहीं है। सर अगर समझ आ रही है, हाँ, अगर समझ आ रहा है तो समझ आने का मतलब क्या है? टीचर फ्रेंडली भी होना चाहिए। समझ आने का मतलब मैं आपको ये बिल्कुल इनका आंसर सही है। अब समझ आने का मतलब क्या है? माइंड में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कौन से होते हैं? पहली चीज है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अगर आप इनको इन तीन के आंसर्स मिल रहे हैं, आपके माइंड को इन तीन चीजों के आंसर्स मिल रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आपको टॉपिक समझ आ रहा है। अगर इनमें से किसी एक का आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि पार्शियली समझ आ रहा है। अगर तीनों की समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो पहली चीज जो है, जो बताने का पर्पस होता है, कोई भी टॉपिक नया जब आप डिस्कस करते हो, पहले आप व्हाट का आंसर ढूंढेंगे। व्हाट का मतलब है क्या, फिर कहेंगे पढ़ क्यों रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं, ये एक चीज है, चलो ठीक है, लेकिन क्यों है ये, हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इसका भी आंसर मिल रहा है तो फिर आपने कहना चाहिए हुन दसो हुंदा किस है, ठीक है। तो व्हाट का मतलब अभी तक मैं आपको बताया कि थ्रेड होता क्या है, व्हाट इज अ थ्रेड। तो आपसे भी पूछे थ्रेड क्या होता है, आप कहेंगे इट इज अ लाइट वेट प्रोसेस। वो फिर पूछेगा अच्छा प्रोसेस क्या होता है या लाइट वेट क्यों होता है, ये दो उसके माइंड में आंसर क्वेश्चन आएंगे। कहीं पे भी आपके आप इंटरव्यू देंगे ना, तो वो उसी आंसर में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट, जो आपने आंसर किया होगा। अगर आप गलत भी आंसर कर देंगे ना, वो उसी में से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। वो ये नहीं कहेगा कि आपका आंसर गलत है, वो उसी में से ही आंसर पूछेगा। अगर आपने गलत आंसर किया होगा तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप कभी भी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने आंसर ही गलत किया। तो गलत आंसर का फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर तो किसी बुक में नहीं होगा, उसका आंसर फिर गलत होगा। तो फिर कहीं ना कहीं जाके आपको समझ आ जाएगी कि यार पॉज लग गया, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता आंसर, ठीक है। तो आप बता देंगे मुझे नहीं आता। अगर आपको आता है तो मैंने बताया कि थ्रेड क्या होता है, व्हाट इज अ थ्रेड। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। लाइट वेट क्या होता है, व्हाई इट इज लाइट वेट, क्योंकि जब ये क्रिएट होता है तो कम चीजें करनी पड़ती हैं एज कम्पेयर टू प्रोसेस क्रिएशन, एक्चुअल प्रोसेस। तो कौन सी कम चीजें करनी पड़ती हैं वो भी हमने देखा कि हमें कोड सेक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ता, हमें डेटा सेक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ता, एंड सो ऑन। सिर्फ स्टैक क्रिएट करना पड़ता है अलग से और उसके लिए। So, अब बट आपको पता चल गया why we need to create a thread। थ्रेड की जरूरत क्यों है? एप्लीकेशन ज्यादा फास्ट हो। तो मिनिमाइज इसका आंसर है, इसका आंसर एक ही है, टू मिनिमाइज आईओ लेटेंसी, ठीक है। कि हम आईओ लेटेंसी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मींस जब आपका एक प्रोसेस जो है उसमें वो सीपीयू बर्स्ट है, उसमें आईओ बर्स्ट है, सीपीयू बर्स्ट है, आईओ बर्स्ट है, सीपीयू बर्स्ट है, आईओ बर्स्ट है। तो हम बेसिकली जब उसको दो चंक्स में डिवाइड कर लेंगे तो कई दफा ऐसा होगा कि जब एक चंक जो है वो आईओ कर रहा होगा, दूसरा चंक सीपीयू यूज कर सकता है। जब एक चंक जो है वो सीपीयू यूज कर रहा होगा, दूसरा चंक जो है वो आईओ कर सकता है। तो बेसिकली आईओ लेटेंसी मिनिमाइज हो रही होती है। तो ये तो सिंपल सा एक उसका कंसेप्चुअल बताया कि मैंने इसको
हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, मेन इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, व्हाई वी नीड टू यूज थ्रेड, नीड टू क्रिएट थ्रेड। पहली चीज होती है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि हम मल्टीपल एग्जीक्यूशन थ्रेड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो दूसरा थ्रेड अपना काम कर सकता है। इसकी चीज की समझ आई है आपको? फॉर एग्जांपल अगर सिंगल एप्लीकेशन है उसमें T1 थ्रेड पहले टास्क करना है, फिर T2 टास्क करना है, फिर T3 करना है, फिर 4 करना है। T1 एग्जीक्यूट कर रहे थे, यहाँ पे कहीं पे एरर आ गया T3 एग्जीक्यूशन में, इतना पार्ट एग्जीक्यूट कर लिया, यहाँ पे कहीं पे एरर आ गया, सारा का सारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, सारा का सारा काम खत्म। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक पूरी की पूरी बुक डाउनलोड करते हो, ठीक है, 1 GB की बुक है, ठीक है, आपको 1 घंटा लगना था उसको डाउनलोड करते हुए, और जैसे ही आप जो है वो 900 पहुंचे, इतनी बुक डाउनलोड हो चुकी थी, कोई एरर आया, बुक क्या होगी, बुक रिकवर ही नहीं होगी, आप इवन पे सिंगल पेज भी उसका ओपन नहीं कर सकते। तो ये है प्रॉब्लम सिंगल थ्रेडेड का। तो हम इसको क्या करते हैं, हम चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि बुक को चंक्स में डिवाइड कर लो। आपने वो डाउनलोड मैनेजर्स देखे होंगे ना, आईडीएम। अगर वो इधर से डाउनलोड करना शुरू हो जाता है ना, ठीक है, अगर कहीं पे यहाँ पे मसला आ गया, सारी की सारी बुक खत्म, ठीक है, रिकवरेबल नहीं होगा। कई दफा ऐसा होता है कि आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड करना शुरू कर देते हो, यहाँ से भी डाउनलोड करना शुरू हो देते हैं, यहाँ पे डाउनलोड करना, इन पैरेलल डाउनलोड करना शुरू हो देते हैं। इससे क्या होता है, अगर ये चंक जो है यहाँ से आगे कहीं पे एरर आ गया, ये दोबारा ट्राई करेगा, इसको इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है रिस्पॉन्सिवनेस है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इस पर्सपेक्टिव से बता दूं, थ्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। अगर ये सीपीयू बाउंड है, ये आईओ है, ये सीपीयू है, ये आईओ बाउंड है, तो पहले सीपीयू यूज होगा, फिर आईओ होगी, फिर सीपीयू होगा, फिर आईओ होगी। जब सीपीयू यूज होगा, जब तक आईओ नहीं होगी तब तक सीपीयू यूज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सीपीयू यूटिलाइज तब तक नहीं होगा जब तक आईओ कंप्लीट नहीं होगी, और आईओ तब तक कंप्लीट नहीं होगी, हो सकता है बहुत सारी डिवाइसेस आईओ रिक्वेस्ट कर रही होगी और वो वेटिंग क्यू में लगते हैं, तो सीपीयू आपका बेसिकली किस्म का ब्लॉक हो जाता है। और जब सीपीयू ब्लॉक होता है तो आपको उसकी एग्जीक्यूशन नजर नहीं आ रही होती, उसकी एग्जीक्यूशन में आपको प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही होती। उसको कहते हैं थ्रेड ब्लॉकिंग, कि थ्रेड आपका ब्लॉक हो गया, थ्रेड की प्रोग्रेस शो नहीं कर रहा। क्यों ब्लॉक हो गया? ड्यू टू आईओ। देखें, आपने सीपीयू जब यूज करना है तो आपको प्रोग्रेस नजर आएगी, ठीक है। जब उसने आईओ यूज करनी है, आईओ बैकएंड के ऊपर होती है, सीपीयू को बेसिकली आईओ रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। जब वो आईओ कर रहा होगा तो सीपीयू यूज नहीं होगा, उसकी प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, आपको लगेगा थ्रेड ब्लॉक हो गया, स्टक हो गया आपका प्रॉब्लम। हम जंप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो टास्क है ये एक इंडिपेंडेंट टास्क है, और ये टास्क जो है ये एक इंडिपेंडेंट टास्क है। मतलब आपने 2 बुक्स डाउनलोड कर ली थी, पहले आप एक एप्लीकेशन में पहले ये बुक डाउनलोड करेंगे, फिर ये बुक डाउनलोड। जब तक ये बुक डाउनलोड नहीं होगी, ये बुक डाउनलोड नहीं होगी अगर सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि उससे पहले ये बुक आपने इसको कहा है, पहले आपने ये बुक डाउनलोड करनी है, फिर आपने ये करनी है। अगर यही डाउनलोड नहीं होती तो ये डाउनलोड होगी नहीं होगी। तो ये है बेसिकली कि इसमें आपका थ्रेड जो है अगर इसमें स्टक हो गया तो ये काम तो होगा ही होगा नहीं। अगर आप यही टास्क जो है 2 थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं तो उससे ये होगा कि अगर ये वाला अपना काम कर रहा है तो ये भी अपना काम स्टार्ट कर देगा। जो सर आपके सिंगल या मल्टी थ्रेड होते हैं, आपके सीपीयू होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। अभी हम लॉजिकल थ्रेड्स की बात कर रहे हैं, हम सीपीयू कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। सीपीयू आपके पास एक ही है, तो सीपीयू अगर आपके पास एक ही है तो कभी ये सीपीयू यूज करेगा, 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 जिस तरह से हमने अभी देखा राउंड रॉबिन में। तो 2 अलग-अलग इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि अगर ये थ्रेड जो है सम और बुक डाउनलोड करने में कामयाब नहीं हुआ, कोई एरर आ गया, तो ये अपनी बुक डाउनलोड कर लेगा। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब रिस्पॉन्स, जिस तरह से हमने रिस्पॉन्स टाइम पढ़ा था कि आपको पता है कि ये भी बुक डाउनलोड हो रही है, ये भी बुक डाउनलोड हो रही है, दोनों पैरेलल हो रही है, ठीक है। उससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये दोनों बुक डाउनलोड हो भी रही हैं, होना स्टार्ट हो गई है कि नहीं हो गए। तो
आप जो है आराम से सोच सकते हैं शायद 2 घंटे के बाद मैंने 2 उसमें डाउनलोड हो जाएंगी। अगर ये सिंगल थ्रेडेड होगा तो ये बुक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, तो आपके माइंड में ये होगा कि पता नहीं दूसरी बुक डाउनलोड होती है कि नहीं होती। तो ये है रिस्पॉन्सिवनेस। पहली जो चीज है बेनिफिट इसका वो है रिस्पॉन्सिवनेस। दूसरा जो इसका जो इसमें एडवांटेज है वो है रिसोर्स शेयरिंग। शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग हमने देखा था शेयर्ड मेमोरी के थ्रू किस तरह से प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए अलग से मेमोरी रीजन जो है वो क्रिएट करना पड़ता है और शेयर्ड मेमोरी, तो चूंकि इसमें अलग से मेमोरी रीजन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल जो डेटा सेक्शन है वो शेयर्ड सेक्शन है बिटवीन टू। तो जो भी चीज दोनों ने शेयर करनी है वो डेटा सेक्शन में राइट कर देंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स में राइट कर देंगे, और ग्लोबल वेरिएबल्स जो है फिर उसको रीडिंग राइटिंग करेंगे तो दूसरे को भी नजर आएगी। अगर एक थ्रेड अपडेट करेगा कोई चीज तो दूसरे को भी अपडेट चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम थ्रेडिंग यूज करते हैं। ये हमें कब मैसेज पासिंग यूज करनी पड़ती है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। इकोनॉमी एज कंपेयर टू दो प्रोसेस क्रिएट करना अलग अलग, 2 थ्रेड क्रिएट करना लाइट वेट है। लाइट वेट किस सेंस में है? मेमोरी ज्यादा नहीं चाहिए, तो मेमोरी आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। एक और चीज, थ्रेड के कॉन्टेक्स्ट स्विच में और प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट स्विच में फर्क होगा। थ्रेड में टाइम कम लगेगा, क्यों? उसमें सिर्फ आपने थ्रेड टू थ्रेड अगर आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है तो आपको सिर्फ रजिस्टर्स सेव करने पड़ेंगे, ठीक है, बाकी कुछ भी सेव नहीं करना पड़ेगा। तो इनका जो कॉन्टेक्स्ट स्विच है वो भी चीपर है, प्रोसेस की थ्रेड क्रिएशन जो है वो भी चीपर है, लिहाजा जो थ्रेडिंग है, जो थ्रेड्स हैं वो इकोनॉमी आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 स्केलेबिलिटी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ही एप्लीकेशन है और आपके पास 4 सीपीयूज हैं, CPU0 है, CPU1 है, CPU2 है, CPU4 है, जिसको हम क्वाड कोर कहते हैं। क्वाड कोर प्रोसेस है, 4 कॉपीज हैं हार्डवेयर में सीपीयूज की, एक एप्लीकेशन है, ज्यादा से ज्यादा एक सीपीयू को यूज कर सकती है, या इसको यूज करेगी या इसको या इसको या इसको, चारों को यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम एक एप्लीकेशन में 4 थ्रेड्स क्रिएट कर लें तो हर थ्रेड जो है वो डिफरेंट सीपीयू को यूज कर सकता है, इसको यूज कर सकता है, इसको यूज कर सकता है, एक थ्रेड इसको यूज कर सकता है, एक थ्रेड इन पैरेलल चारों के चारों रन होना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब यह है प्रोसेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर है। प्रोसेसर का मतलब होता है हार्डवेयर में सीपीयू कोर, उसको प्रोसेसर कहते हैं। और प्रोसेस एक लॉजिकल एंटिटी है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एंटिटी है, ये हार्डवेयर बेस्ड एंटिटी है प्रोसेसर जो है। तो प्रोसेसर और प्रोसेस में फर्क है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं जो कि आपको एक एप्लीकेशन, सिंगल एप्लीकेशन विद सिंगल थ्रेड कैन यूज ओनली सिंगल सीपीयू, बाकी सारे के सारे बेस्ड हैं। सिंगल एप्लीकेशन विद मल्टीपल थ्रेड्स कैन यूज ऑल सीपीयू कोर्स। दिस इज द एडवांटेज, मेन एडवांटेज। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे आप मल्टी कोर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मल्टी कोर प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं। एक एप्लीकेशन को जब आप 4 डिफरेंट कोर्स में या 8 डिफरेंट कोर्स के ऊपर डिवाइड करेंगे डेटा, उसको कहते हैं मल्टी कोर प्रोग्रामिंग। ये आप प्रोग्रामेटिकली करेंगे, आपका प्रोग्राम होगा जो कि अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा चंक जो है कहाँ पे खत्म होगा, कहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये आपने करना है एज ए प्रोग्रामर, आपने बताना है कि यहाँ से यहाँ चंक जो है वो एक थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि ये थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, आप सिर्फ कहेंगे कि ये थ्रेड जो है ये काम करेगा, क्या ये थ्रेड ये वाला काम करेगा। उसको आपने ये भी नहीं बताना कि कौन सी कोर पे चलना है, ये भी नहीं बताना आपने। तो ये बेसिकली आप इसका बेस्ट एडवांटेज तब ले सकते हो जब आपने जो अपनी एक्टिविटीज है उसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब अगर आपने डिवाइड कर दिया, ये एक एग्जांपल देता हूँ आपने, आपके पास ना डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपने इसमें से ना मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। इसका मैक्सिमम एलिमेंट 0 इंडेक्स पे 0 वैल्यू पड़ी हुई है, 1 इंडेक्स पे 1 वैल्यू पड़ी हुई है, 100 इंडेक्स पे 100 वैल्यू पड़ी हुई है। इस तरह से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे? मैक्सिमम देंगे स्टार्ट में माइनस इन्फिनिटी, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें 0 आ जाएगा, फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, सो n कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। ये है सिंगल
कोर एप्लीकेशन। अब हमने क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करना है। अगर आपके पास 4 कोर्स हैं तो आपने 4 कोर्स में इसको डिवाइड करना है। तो आप इक्वल चंक्स बना देंगे। अगर आप इक्वल चंक्स नहीं बनाएंगे, इसको मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ। 4 मैंने पार्ट्स बनाए, एक को मैंने एक एलिमेंट दे दिया, दूसरे को मैंने दूसरा एलिमेंट दे दिया, तीसरे को मैंने तीसरा एलिमेंट दे दिया, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स एक कोर को दे दिए। इसका फायदा है डिवाइड करने का। इस डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है। ऑल्दो के डिवाइडिंग कर दी एक्टिविटी, लेकिन फायदा कोई नहीं है। एक कोर को आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, जब इसका रिजल्ट आएगा तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा ना। तो इसको कहते हैं लोड बैलेंसिंग। तो इसमें आपने लोड बैलेंसिंग की भी करनी होती है। अगर आप लोड बैलेंस करेंगे तो फिर आपको उसका रियल इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो डेटा स्प्लिटिंग कहाँ से करनी है, लोड बैलेंसिंग करनी है आपने। अब लोड बैलेंसिंग ऐसे नहीं हो जाएगी कि आप कोई भी डेटा तो आप लोड बैलेंसिंग कर लेंगे। डेटा डिपेंडेंसी होती है। फॉर एग्जांपल 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम लोड बैलेंसिंग, अगर हम इस बार इसको दो थ्रेड्स बनाने हैं और 2 थ्रेड्स में डेटा डिवाइड करना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि पहला कॉलम और इसका पहला कॉलम एक को दे दो और दूसरा इसका कॉलम और इसका कॉलम एक को दे दो। आपने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन समझना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने डेटा को स्प्लिट करना है। डेटा जो डिपेंडेंट है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दोनों ऐड होंगे तो फिर एक रिजल्ट आएगा। तो ये है, अगर आपने इसकी डेटा स्प्लिटिंग करनी है तो आपको एक प्रोसेस को ये वाला डेटा पहले रो देनी पड़ेगी और पहला कॉलम देना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा जो प्रोसेस होगा उसको भी पहली रो और दूसरा कॉलम देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू डेटा डिपेंडेंसी आपकी जो स्पीड है आप गेन कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कि आप ब्लाइंडली इसको डिवाइड कर दें और इस तरह से ऐसे नहीं कर सकते आप। अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन इट विल वर्क डिफरेंटली। इसका जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, वो है टेस्टिंग और डिबगिंग। सीरियल एग्जीक्यूशन हो ना तो पता चल जाता है यहाँ पे एरर आ गया, समझ आ गई। पैरेलल जब एग्जीक्यूशन होगी तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा थ्रेड कहाँ पे स्टक हुआ था, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, कभी वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, हो सकता है अगर ऑर्डर की बेस पे वो मसला आ रहा है, तो अगर वो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं आता। अगर वो बाद में एग्जीक्यूट होता है तो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि थ्रेड्स है ना, थ्रेड्स किसी भी ऑर्डर में चल सकते हैं। स्केड्यूलर डिसाइड करेगा कौन सा थ्रेड पहले चलता है, तो स्केड्यूलर जो है हर दफा उनकी स्केड्यूलिंग डिफरेंट करेगा। कभी थ्रेड 1 को पहले एग्जीक्यूट करेगा, कभी थ्रेड 2 को पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें टेस्टिंग और डिबगिंग बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसका भी डिसएडवांटेज है बेसिकली। सो थ्रेडिंग हमेशा करते ही पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए है। तो पैरेलल प्रोग्रामिंग इस वजह से करते हैं कि हम अपने टास्क को एफिशिएंटली जल्दी एग्जीक्यूट कर सकें, स्पीड अप गेट कर सकें उससे ना। तो 2 तरह के पैरेललिज्म होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म, डेटा पैरेललिज्म और टास्क पैरेललिज्म। अभी जो मैंने बात की कि आप सेम डेटा को मल्टीपल कोर्स के ऊपर डिवाइड करें और सेम ऑपरेशन परफॉर्म करें, उसको हम डेटा पैरेललिज्म कहते हैं। टास्क पैरेललिज्म होता है कि आप थ्रेड्स को बेसिकली डिफरेंट कोर्स के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको टास्क पैरेललिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डेटा को 4 चंक्स में डिवाइड कर दिया, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। एक ही सीपीयू है, कभी ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, कभी ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, कभी ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, कभी ये थोड़ा सा ये एग्जीक्यूट हुआ, इसकी बारी आ गई, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसकी बारी आ गई, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसकी बारी आ गई, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसकी बारी आ गई, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इस तरह से एग्जीक्यूशन हो रही है। इसको कहते हैं डेटा पैरेललिज्म। ठीक है, ओके। डेटा पैरेललिज्म जो है उसके लिए एमपीआई एक फ्रेमवर्क है, मैसेज पासिंग इंटरफेस, एमपीआई मैसेज पासिंग। इसमें ये है कि आप अपना टास्क जो है वो मल्टीपल मशीन्स के ऊपर, डिफरेंट मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट मशीन है, या
ठीक है, आपके पास आपने एक अरे है, उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना, अरे बहुत बड़ी है, बाद में मिलियंस में अरे, तो आप उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करके अपना अपना चांसेस को एलोकेट कर दें इनको, और जो रिजल्ट आएगा 12 रिजल्ट्स आएंगे, 12 में से फिर जो मैक्सिमम होगा वो आपका ओवरऑल मैक्सिमम होगा। ओके, तो जो आप बात कर रहे थे ना इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, जब ये रिजल्ट अपना फाइंड करने का, तो ये एक कोर को, जो मेजर कोर जिसने डिवाइड किया था, जिसने एप्लीकेशन को डिवाइड किया था, उसको अपना ये रिजल्ट सेंड करेगा मेन प्रोग्राम को, और मेन प्रोग्राम इससे भी रिजल्ट लेगा, इससे भी रिजल्ट लेगा, इससे भी रिजल्ट लेगा, एंड सो ऑन। सबका जब रिजल्ट आएगा उसमें से वो मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो फाइंड करके आपको रिटर्न कर देगा। तो थ्रेडिंग कहने का मतलब ये है कि थ्रेडिंग है वो आपको पैरेललिज्म में हेल्प आउट करती है, और कितना हेल्प आउट करती है, मैसेज पासिंग ये एक फ्रेमवर्क है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको फैसिलिटेट करती है कि आप डिफरेंट मशीन्स के ऊपर अपना जो डेटा है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक मशीन यहाँ पे है, एक मशीन आईपीसी में पड़ी हुई है, एक मशीन यूएस में पड़ी हुई है, उनको पहले कनेक्ट करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, ठीक है, और रिंग बनाने के बाद हम इस मशीन पे बैठ के प्रोग्राम लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ये मशीन उन मशीन को भी डेटा ट्रांसफर कर देगी, हाफ डेटा डिवाइड करके। लोड बैलेंसिंग जो भी आपने की होगी वो किस तरह से करते हैं वो मैंने अभी आपको एक एप्लीकेशन रन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया देगा कि किस तरह से लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो जब आप डेटा डिफरेंट मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 4 मशीन्स के ऊपर आपने डिफरेंट डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया डेटा, तो चारों ने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड किया, तो चारों का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मेन मशीन जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको रिसीव हो गया, और उसने फिर उनमें से चारों में से मैक्सिमम फाइंड करके आपको बता देगा टोटल मैक्सिमम आपके एरिया का ये है। तो एमपीए जो है वो आपको डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने में और कलेक्ट करने में फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो एमपीए बेसिकली एक लैंग्वेज है, उसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज को यूज करते हुए आप डेटा को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। ये सिंगल कोर एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन है, ये टास्क है एक T1 T2 T3। तो टास्क बेसिकली सिंगल कोर के ऊपर इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, T1 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर T2 फिर T3 फिर T4 फिर T1 फिर T2 एंड सो ऑन, कंकरेंटली ये एग्जीक्यूट हो रहा है ये टास्क। मल्टी कोर के ऊपर 2 कोर्स हैं, 2 प्रोसेसर हैं डिफरेंट, उसके ऊपर किस तरह से एग्जीक्यूशन होगी। T1 अगर इधर एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेसर 1 के ऊपर, कोर 1 के ऊपर, तो कोर 2 के ऊपर T2 एग्जीक्यूट हो रहा है, कोर 1 के ऊपर अगर T3 एग्जीक्यूट हो रहा है तो कोर एट द सेम टाइम T2 जो है T4 जो है वो कोर 2 के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसमें आपके दोनों कोर्स एग्जीक्यूट यूटिलाइज हो रहे हैं, इसमें आपका सिंपल एक कोर यूटिलाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सिंगल थ्रेडेड है। ओके, इसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो डबल जो है उसमें 2 थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड का काम ये करना है और दूसरे ने ये थ्रेड ये काम करना है। तो आप जो है दोनों को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो दोनों कोर्स। तो ये हमने कोर्स को देख लिया था। एमडॉस लॉ, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम एंड करते हैं। भूख लगी अभी हम इसका बेसिकली जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें जो है वो कलेक्टिवली समझ आ जाएंगी। जिस तरह हमारे सीपीयू में आता है 2 4 थ्रेड, वो मैक्सिमम 4 थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। 2 4 थ्रेड ये होता है हमारे सीपीयू का, या 4 8 थ्रेड, 4 थ्रेड, तो वो मैक्सिमम 4 थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, वो उसके ऊपर आते हैं। ये यानी कि जो थ्रेड क्रिएशन होती है हार्डवेयर मोड होती है। नहीं, ये देखते हैं अभी, ये जो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू थ्रेड्स क्रिएट करते हैं ये लॉजिकल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। और जो हार्डवेयर जो आप बात कर रहे हो वो हार्डवेयर के थ्रेड्स है। हार्डवेयर में कोर्स कितनी है, और कोर्स में बेसिकली अगर एक कोर है तो उसमें 2 अलग-अलग रजिस्टर्स की कॉपीज हैं, उसको हम डबल थ्रेड कहते हैं, मतलब 2 कॉपीज वो कंटेन कर रहा है रजिस्टर से। एक थ्रेड एक कॉपी को यूज कर सकता है, दूसरा थ्रेड दूसरी कॉपी को यूज कर सकता है, तो दोनों पैरेलल चल सकते हैं। आप उन थ्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो वो हम उसी के ऊपर आते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग जा सकते हैं, आपको छुट्टी होगी।